हेलो एवरीवन, हर हर गंगे, हर हर महादेव। आप सब बोलोगे कि मैं आज ऐसे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज 13 जनवरी हमारे भारत में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। ये महाकुंभ ना सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड बहुत ही महा है। क्यों है? क्योंकि ये 144 ईयर्स के बाद में आ रहा है। बट इसी के साथ साथ ना ये महाकुंभ, आप बोलोगे आज मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ, मेरा एंड अकाउंट्स टैक्सेशन का एंड महाकुंभ का क्या रिलेशन? तो यस, रिलेशन है। जैसे मैंने बताया, ये महाकुंभ हो रहा है जो कि 144 ईयर्स के बाद में आया है। तो इसे महाकुंभ क्यों कहा है? क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है एंड ये महाकुंभ हमारी सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को नहीं बढ़ाता, तो इस महाकुंभ की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी है ना, वो यहाँ से यहाँ होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इस महाकुंभ की वजह से हमारे देश में रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, यूपी गवर्नमेंट को कैसे रेवेन्यू मिलेगा एंड ओवरऑल एक भारत में कैसे रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आज का मेरा टॉपिक ही यही था कि इस महाकुंभ का हमारी इकोनॉमी पे, हमारे जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है एंड सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कैसे बढ़ेंगे, उसके बारे में बात करना। अगेन, ये महाकुंभ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मैनेजमेंट को लेके। आप बोलोगे ऐसे क्यों? जैसे कि आप सभी को पता होगा, आईपीएल तो आज के डेट में हर एक छोटा बच्चा भी देखता है। इसमें ना अभी ऐसा नहीं हुआ, जेंडर स्पेसिफिक ये आईपीएल नहीं है, फीमेल्स भी काफ़ी ऐसी है जो कि आईपीएल देखती है। जैसे कि मुझे क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आईपीएल के बाद में मुझे ऐसे लगता है कि ये एक महाकुंभ है जो कि इतने बड़े लेवल पे इवेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आईपीएल में जो कॉरपोरेट्स का बजट होता है ना, लगभग 3-4 हज़ार करोड़ का होता है, वैसा ही कुछ बजट इस बार कॉरपोरेट्स ने महाकुंभ में भी रखा है कि हम इतना तो स्पेंड करेंगे। अब मान के आप ही सोचिए कि अगर कॉरपोरेट्स इतना बड़ा बजट रख रही है तो गवर्नमेंट कितना बड़ा बजट रखेंगी एंड उसकी वजह से कितना बड़ा लेवल पे उन्हें रेवेन्यू होगा। आईपीएल में जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है हर एक कंपनीज की, फिर चाहे वो स्टार्टअप्स हो या बड़ी बड़ी एमएनसीज हो, यूनिकॉर्न्स हो, वैसे ही वो सारे कॉरपोरेट एमएनसी एंड यूनिकॉर्न महाकुंभ में भी अपना एडवर्टीजमेंट करने वाली है। तो गवर्नमेंट कैसे पीछे रह सकती है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। अगर आप महाकुंभ में गए हो या जाने वाले हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड अगर आपने अभी तक कुछ सोचा नहीं है तो आई होप कि इस वीडियो के बाद में आप ज़रूर विज़िट करोगे। क्यों? क्योंकि ये है महाकुंभ, भव्य कुंभ, जो कि 144 ईयर्स के बाद में आया है। मेरे हिसाब से हमारे बाद में आने वाली 2 से 3 पीढ़ी शायद इस महाकुंभ को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाए एंड उसे एक्सपीरियंस करें एंड हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके साथ में हम इसे एक मेमोरेबल इवेंट बना के उनके साथ में इसका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 2019 में कुंभ हुआ था। एक्चुअली 3 टाइप के कुंभ होते हैं। एक होता है अर्धकुंभ जो कि 6 साल में आता है, एक होता है कुंभ जो कि 12 साल में आता है और एक होता है महाकुंभ जो कि 144 ईयर्स में आता है। तो इस साल का जो है वो है महाकुंभ जो कि 144 साल बाद में आया है। 2019 में जो कुंभ हुआ था उसमें लगभग 25 करोड़ की जो जनता है वो आई थी, जो श्रद्धालु है वो आए थे। इस साल 2025 में प्रेडिक्शन है कि लगभग 40 से 45 करोड़ की जो पॉपुलेशन, जो श्रद्धालु होंगे वो आएंगे एंड इसमें स्नान करेंगे। आज सुबह ही मैंने न्यूज़ देखा कि 1 घंटे में लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया है। तो शुरुआत तो बहुत ही बड़े लेवल पे हो चुकी है। अब ये जो है ये 45 डेज़ के लिए चलने वाला है। मीन्स तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये जो महाकुंभ है ये होने वाला है। अब इस 45 दिन के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 5,500 करोड़ रुपीस का बजट रखा है एंड इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसके लिए 2100 करोड़ रुपीस जो है यूपी गवर्नमेंट को दिए हैं इस महाकुंभ के लिए। लगभग 7,500 करोड़ का बजट इस महाकुंभ के लिए मिला है। अब अगर 7,500 करोड़ इस पे स्पेंड हो रहे तो रेवेन्यू भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो यस, डेफिनेटली होगा। जैसे कि मैंने बताया, यूपी गवर्नमेंट ने 5,500 करोड़ का इसके लिए बजट रखा है, यानी कि पर डे 120 करोड़ का उनका इस इवेंट के लिए जो है वो बजट है। अब इतना बजट है तो इसकी जो प्रिपरेशन है वो भी उतने ही बड़े लेवल पे हो रही है, क्योंकि 40 से 45 करोड़ के लोगों को मैनेज करना, उनके हर एक छोटी छोटी जो ज़रूरतें होगी उसका ध्यान रखना खाने का काम तो बिल्कुल नहीं है।
तो जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी पर्सन है जो मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये जो एक इवेंट है ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बिकॉज हम छोटे छोटे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, ये इतने बड़े लेवल पे हो रहा है। तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट के लिए तो क्लैप बनती है, बिकॉज सच में बहुत अच्छे लेवल पे मैनेजमेंट किया है। ऊपर से ये जो मैनेजमेंट के लिए इन्हें टाइम मिला था ये काफ़ी कम मिला था। क्यों? क्योंकि इस साल जो गंगा में पानी आना था वो 1 महीना लेट हो चुका था। यानी कि जहाँ पे 3 महीने का टाइम मिलना चाहिए वहाँ पे इन्हें सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला। एंड 2 महीने में उन्होंने इतने बड़े लेवल पे इसका ऑर्गेनाइज किया है, सारे चीज़ों को इतने अच्छे से मैनेज किया है, उसके लिए तो हैट्स ऑफ है। एंड 2 महीने में 1 महीना डिले होने के बावजूद, कम टाइम मिलने के बावजूद उनका जो काम है वो टू द पॉइंट है और परफेक्ट टाइम पे चल रहा है। मैं अभी आपको एक इमेज दिखाती हूँ जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट होने के पहले की थी। तब वो प्रयागराज जो है वो कुछ ऐसे दिखता था। एंड अभी आफ्टर प्रिपरेशन, आफ्टर 2 मंथ्स, अब जो प्रयागराज है वो ऐसे दिख रहा है। इतनी सारी लाइटें, इतने सारे रोड्स, इतने सारे घाट, इतनी सारी पावर के लिए फैसिलिटीज़, बस स्टॉप्स, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स में किया। इसीलिए IPL के बाद में ये एक बहुत बड़ा इवेंट हमारे इंडिया में होने जा रहा है, जो कि शुरू हो चुका है। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को इसके थ्रू रेवेन्यू कैसा होगा। तो जैसे मैंने बताया, यूपी गवर्नमेंट ने एलोकेट किए 5,500 करोड़, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं 2100 करोड़, वैसे ही कॉरपोरेट ने भी अपना बजट रखा है 3000 करोड़ का। ये जो महाकुंभ है ये लगभग 4000 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। इस कुंभ में लगभग 1,60,000 नए टेंट को बनाए हैं, जो कि अस्थायी है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इसके लिए ब्रिजेस बनाए गए हैं, रोड्स बनाए गए हैं, घाट बनाए गए हैं। जो पुराने मंदिर थे उनका रिनोवेशन किया गया है। जो वॉल पे पेंटिंग हुई थी उसे फिर से करके और भी एक्स्ट्रा एरिया में उसे बनाया गया है। उसके साथ साथ स्ट्रीट पे लाइट्स लगाई गई है। जितने भी बड़े एरिया में ये जो कुंभ हो रहा है, लगभग 25 सेक्टर में हो रहा है, तो वहाँ सब जगह पे प्रॉपर लाइट्स बनाई गई है। अब आप सभी को पता होगा कि यूपी, बिहार एंड नॉर्थ साइड के जो स्टेट्स है वहाँ पे ना थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को लेके प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो ना हो एंड 24 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके लिए उतने ज़्यादा पावर सप्लाई किए गए हैं, ट्रांसमीटर्स बिठाए गए हैं, पाइपलाइंस बनाई गई है। इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे तो उन सभी के लिए टॉयलेट्स होना चाहिए, तो 1.5 लाख से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए गए हैं। इन सभी जगहों को क्लीन रखने के लिए 10,000 से ज़्यादा का स्टाफ को हायर किया गया है, जो कि 24 आवर्स के लिए ऑन ड्यूटी रहेंगे। इसी के साथ साथ हमारे सारे जो भी पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो भी सिक्योरिटीज़ होगी, वो सभी है। कैमरेज बिठाए गए हैं, वाटर ड्रोन्स लगाए गए हैं। वाटर ड्रोन के द्वारा जो वहाँ पे लाइट्स का शो है वो किया गया है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे बहुत नई नई चीज़ें वहाँ पे की गई है। ट्रेन्स, स्पेशल ट्रेन्स रन की जा रही है। 7,000 से भी ज़्यादा बसेस है जो कि हमें वहाँ जो घाट है वहाँ पे लेके जाएंगी, जो भी श्रद्धालु जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे की गई है। अब इतने बड़े लेवल पे मैनेजमेंट हो कैसे रहा है, कैसे किया जा रहा है? अब यहाँ पे जो भी जिनकी भी ड्यूटीज़ लगी है ना, उनका ये एक फीलिंग है कि हमें ना ही DA की फ़िक्र है, ना ही हमें ओवर टाइम की फ़िक्र है। हम तो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं एक हमारी श्रद्धा से, ताकि हम भी कुछ ना कुछ पुण्य कमा सके। अब इन सभी ऑफिसर्स को ये सब मैनेजमेंट की कैसे काम होगा, इतने बड़े लेवल पे लोग आएंगे, ये सब की तो ट्रेनिंग दी है। इसी के साथ साथ उन्हें एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी तो हर एक पर्सन, अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो उनके साथ में आपको प्यार से बात करना है। इसीलिए उन्हें एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है, ये की बहुत बड़ी बात है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है। वी नेवर नो कि कब क्या इमरजेंसी हो सकती है, तो इसीलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है। इसी के साथ साथ वहाँ पे एक है ना टेम्पररी हॉस्पिटल्स को बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे इन 45 डेज़ में लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा मोतियाबिंद के जो ऑपरेशन है वो होने वाले हैं। इस सब के लिए रोज़ मीटिंग की गई है, रोज़ रिपोर्टिंग लिया गया है, रोज़ फीडबैक लिया गया है। एंड इसीलिए इसे 1 महीना लेट होने के बावजूद ये जो काम है वो ऑन टाइम चल रहा था एंड ऑन टाइम हो गया है।
एंड इसीलिए मैंने कहा कि दिस इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट, कि ये एक बहुत बड़े लेवल पे मैनेजमेंट है। एंड जो भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो वो इस तरह से होना चाहिए। टाइम कम है, रिसोर्सेज कम है, वी डोंट नो, हमारा काम है कि हमें हर एक काम को सही तरीके से करना। जनरली ना हम भारतीय लोग है ना जाने जाते हैं जुगाड़ के लिए, लेकिन मुझे इस महाकुंभ की जो तैयारी है, जो व्यवस्था है, उसे देख के ऐसे लगता है कि नहीं, अभी हम भारतीय जो है यहाँ पे हमारी स्पेशली गवर्नमेंट ही अगर सिस्टम एंड प्रोसेस पे कर रही है। ये पूरा महाकुंभ का जो आयोजन किया गया ये सिस्टम एंड प्रोसेस के बेस्ड पे है। तो जो हम भारतीय जाने जाते हैं जुगाड़ के लिए, अब हमारा जो नया भारत है ये एक नई राह पे चल रहा है जो कि है सिस्टम एंड प्रोसेस के ऊपर बेस्ड। तो ये नया भारत है जो सिस्टम एंड प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए कि हम चाहे बिज़नेस छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं, बट अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें सिस्टम एंड प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बिज़नेस में सिस्टम होना, प्रोसेस होना, पॉलिसीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब महाकुंभ जैसा बड़ा लेवल का अगर इवेंट सिस्टम प्रोसेस से हो रहा है तो हमारा बिज़नेस चाहे छोटा हो कि बड़ा हो, हमें भी सिस्टम प्रोसेस में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो छोटे छोटे व्यापारीज होते हैं, हमारे भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो सिस्टम प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, वो हमेशा ना स्ट्रगल करते रहते हैं एंड हमेशा ये बोलते रहते हैं कि यार मैं 10-12 घंटे काम करता हूँ लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, मुझे जैसा चाहिए वैसा मेरा बिज़नेस हो नहीं रहा है। एक तो 10-12 घंटे का काम करो, कोई फैमिली टाइम नहीं, कोई छुट्टी नहीं, ऊपर से एम्प्लॉयज़ का टेंशन, लोन का टेंशन, सारे टेंशन मैं ही लूँ। मेरे बिज़नेस में मैंने खुद को ही हायर कर रखा है जो कि सैलरी भी नहीं लेता। तो इसीलिए बट उसी के ऑपोजिट अगर आप देखोगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ होते हैं वो लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो फैमिली को टाइम भी दे रहे हैं, वो छुट्टी पे भी जा रहे हैं। वही छोटे व्यापारी को आप अगर बोलोगे कि यार एक्सरसाइज कर लिया कर, बोलते टाइम नहीं है, थोड़ा सा खुद पे ध्यान दो, टाइम नहीं है, हर चीज़ कुछ भी बोलो टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 से 12 घंटे वो ऑफिस में ही रहता है, वो ऑफिस के ही सारे काम कर रहा है। जो भी पर्सन को हायर किया है वो तो कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि ये सोचता है मैं उसे सिखाऊंगा, उससे कम टाइम में मैं खुद कर लूँगा, एंड इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सिस्टम प्रोसेस को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो आपके पास में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महाकुंभ 2025, तो अब तो आप सीखिए। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आपको महाकुंभ में जाना है, डुबकी लगाना है, तो डुबकी लगाते समय ज़रूर ये एक खुद से निश्चय कीजिए कि अब से मैं बिज़नेस करूँगा तो सिस्टम एंड प्रोसेस पे करूँगा। ठीक है, स्टार्टिंग में तकलीफ़ होगी, हर किसी को होती है, लेकिन उसका जो लॉन्ग टाइम में रिज़ल्ट होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको कुछ भी सिस्टम एंड प्रोसेस में हेल्प चाहिए देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम ज़रूर आपको उस सिस्टम एंड प्रोसेस में हेल्प करेंगे एंड आपके बिज़नेस को एक नई राह पर लेके जाने के लिए आपकी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि आप अगर फ्यूचर देखोगे तो सिस्टम एंड प्रोसेस ही है, इसके बिना आपका बिज़नेस ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। इसीलिए आज से शुरू कीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमने तो देख लिया कि बजट तो इतना रखा है, तो अब इसके थ्रू हमें रेवेन्यू कैसे आएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे आएगा। मैंने कौन से बेसिस पे बोला कि यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा एंड हमारे पूरे देश में 2 से 3 लाख करोड़ की जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखो, इसमें सबसे बड़ा जो पोर्शन होगा ना वो होगा जीएसटी का। हाँ, आई नो कि सब लोग आज के डेट में बोल रहे हैं कि हर चीज़ पे जीएसटी लगा लो, हम ये कर रहे हैं, बहुत सारे मेमेज बन रहे हैं कि हमने ये किया इस पे भी जीएसटी लगा दो, ये किया इस पे भी। लेकिन इस महाकुंभ में जो भी इवेंट होंगे इसका एक बड़ा जो रेवेन्यू का पोर्शन होगा वो होगा जीएसटी। कैसे? अब इतने सारे लोग आएंगे तो उनके रहने के लिए होटल्स लगेंगे, इतने सारे लोग हैं तो उन्हें खाने के लिए रेस्टोरेंट्स होंगे, तो होटल्स रेस्टोरेंट इनके थ्रू जो है वो जीएसटी कलेक्ट होगा एंड ये जो स्ट्रेट अवे जीएसटी होगा ये होगा स्टेट गवर्नमेंट का। तो होटल रेस्टोरेंट से हमें जीएसटी होगा। उसी के साथ साथ जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने जो लैंड है वो टेंट की जो कंपनीज़ है उन्हें रेंट पे दी होगी, तो रेंट का इनकम उन्हें मिलेगा। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है वो अपना स्टॉल्स लगा रहे हैं, लॉन्च लगा रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, तो उसके थ्रू उनके रेवेन्यूज़ आएंगे। पार्किंग के जो लैंड है उसे रेंट पे दिया, उसके जो रेवेन्यू वो होगा। वेंडर परमिट के चार्जेस हो गए, फूड लाइसेंस के चार्जेस हो गए। अब लोग कहेंगे हम कुंभ में आए तो पास में अयोध्या है तो राम मंदिर भी चले जाते, तो वहाँ के एरिया में रेवेन्यूज़ बढ़ेगा, वहाँ के जो स्ट्रीट वेंडर्स
से उनका रेवेन्यू बढ़ने वाला है। वहीं से काशी चले जाते तो वहाँ का रेवेन्यू बढ़ेगा, वहीं से वृंदावन मथुरा जाते तो वहाँ का रेवेन्यू, तो महाकुंभ की वजह से उसके आसपास के जो टूरिस्ट है या जो प्लेसेस है वहाँ के भी रेवेन्यू अल्टीमेटली बढ़ेगा एंड इसका जो बेनिफिट होगा वो अल्टीमेटली होगा यूपी गवर्नमेंट को। इसी के साथ साथ हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो लगभग 2 से 3 लाख करोड़ की बढ़ने वाली है। होटल्स है, टेंट की कंपनीज़ है, कॉरपोरेट जो होर्डिंग्स लॉन्च लगा रहे वो है, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को वहाँ बिठा रखा है। काफ़ी सारे कॉरपोरेट ने अपने स्पिरिचुअल पैक को लॉन्च किया है इस महाकुंभ में। अब बड़ी कंपनीज़ इतना सोच के, एडवर्टाइजमेंट का सोच के वहाँ पे एक्शन ले रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा उसमें। उसी के साथ साथ जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी इनकम बढ़ेगी, जो एयरलाइन से काफ़ी लोग फ़्लाइट से ट्रैवल करेंगे तो एयरलाइंस है उनकी इनकम बढ़ेंगी, इंडियन रेलवेज़ की इनकम बढ़ेंगी, प्राइवेट बसेस से तो उनकी इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट की बसेस से तो उनकी इनकम बढ़ेगी, जो कैब एंड व्हीकल्स को रेंट पे देते उनकी इनकम बढ़ने वाली है। तो अल्टीमेटली हर एक सेक्टर की इनकम बढ़ने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि महाकुंभ शुरू होने के पहले ही लगभग 40-45 हज़ार फैमिलीज़ को जो रोज़गार है वो मिल चुका था। महाकुंभ चालू होने के बाद में लगभग 6 लाख फैमिलीज़ को जो है रोज़गार मिलने वाला है। तो अगर आप भी सोच रहे हो महाकुंभ में जाना है, जाए या नहीं जाए, कैसे जाए, तो सोचिए मत, बस चले जाइए अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ में। एंड अगर आपके साथ में पेरेंट्स हैं तो उन्हें ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि इनके पहले की 3 पीढ़ियों ने लगभग इस महाकुंभ को नहीं देखा होगा एंड आने वाली हमारी 3 पीढ़ियाँ भी ये कुंभ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। तो सच में ये बहुत ही बड़ा भव्य महाकुंभ है, जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए। आप जाओगे, आपको नई चीज़ें पता चलेगी एंड उसे अपनी फील्ड के साथ में रिलेट करने की कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ आपको लर्निंग तो डेफिनेटली मिलेगी। मेरा तो ये नेचर है कि मैं हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ लर्निंग लेने की सोचती हूँ। जैसे कि मैंने आज शेयर किया कि इसका जो मैनेजमेंट देख के मैं तो हैरान रह गई एंड इसीलिए मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वालों के लिए एंड हर एक बिज़नेस ओनर के लिए महाकुंभ 2025 ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। मुझे किसी ने बोला था कि अगर किसी को सीखना है ना, वो किसी भी चीज़ से सीख सकता है। तो मैंने इस महाकुंभ के अरेंजमेंट को देख के ये सीखा कि यस, मैनेजमेंट हो तो ऐसे हो, एंड बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आप कुछ भी कर रहे हो, मैनेजमेंट मस्ट है हर एक चीज़ में, डिसिप्लिन मस्ट है हर एक चीज़ में। मैनेजमेंट तभी होगा जब आपके पास में डिसिप्लिन है। बिजनेस तभी अच्छा होगा जब आपके पास में सिस्टम एंड प्रोसेस अच्छी होगी। आप उसको टाइमली रिव्यू कर सकते हो, रिपोर्टिंग ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो। तो इसीलिए जाइए महाकुंभ में अपनी एक डुबकी लगा के आइए एंड उसी के साथ साथ अपने बिजनेस के जो भी सारे पाप है, जो भी स्ट्रगल्स है, उससे भी एंड करिए एक अच्छी सिस्टम एंड प्रोसेस बना के। सिस्टम प्रोसेस में अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते, खुश रहिए, हंसते रहिए एंड महाकुंभ में डुबकी लगाने ज़रूर जाइए।